हरिओम, नमो नमः। देखिए, आइए अब हम इसका उदाहरण देखते हैं। जो श्लोक था, क्षेत्रे मही मनुमिता त्रिभुजे भुजौ तु यत्र त्रयोदस्तिथि प्रमितो च यस्य तत्रावलंबकमथो कथयावबाधे क्षिप्रम तथा च समकोष्ठमितिम फलाख्यम। इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण इस प्रकार है, यहाँ जैसे लिखा हुआ है, पहली भुजा है 13, दूसरी भुजा है 15। तो त्रिभुजे भुजयो योगः, जिस सिद्धांत से हम कर रहे हैं इस श्लोक को, उसमें त्रिभुजे भुजयो, त्रिभुज की दोनों भुजाओं का योग करने की बात कही थी। त्रिभुजे भुजयो योगः, त्रिभुज की दोनों भुजाओं का योग किया। ठीक है, त्रिभुजे भुजयो योगः तदंतर, और उनका अंतर किया। तो भुजा का योग जो हुआ हमारे पास 28 हुआ, और जो अंतर किया दोनों भुजाओं का तो 2 निकला। ठीक है, यानी कि 15 और 13 को जोड़ेंगे, दोनों भुजाओं को जोड़ेंगे तो 28 होगा, और 15 में से 13 घटाएंगे तो 2 होगा। तो दोनों का योग करेंगे, यानी 28 और 2 एक जगह योग किया, एक जगह अंतर किया, और योग अंतर निकला हमारा 15 और 2। और 15 और 2 को 28, इसका जो योग अंतर जो हमने किया था, एक जगह निकला 2 और एक जगह निकला 28। तो 28 और 2 को त्रिभुजे भुजयो योग तदंतर गुणों, उनके योग अंतर को क्या किया, गुणो भुआ, गुणा किया। ठीक है, 28 को 2 से गुणा किया तो हमारे पास कितना आया, 56 आया। और भुवो, उसके बाद कह रहे हैं कि भू अर्थात पृथ्वी, यानी आधार जो है त्रिभुज की, यानी हमारे पास आधार था 14, उससे भाग दिया तो हमारे पास भाग देने के बाद लब्धि जो आई हमारे पास, ठीक है, वह आई हमारे पास 4। तो लब्धि को हमने भाग देने के बाद लब्धि 4 आई, और जो लब्धि 4 आई उसको हमने इसमें क्या किया, 2 जगह रखा। ठीक है, एक जगह हमने उसको घटाया, लब्धि को हमने 2 जगह रखा। लब्धि में हमने एक जगह हमने आधार में से उस लब्धि को घटाया, एक जगह आधार में जोड़ा। तो आधार यानी हमारे पास 14 था, 14 में हमने 4 लब्धि जोड़ी तो हमारे पास कितना आया, 18 आया। ठीक है, और एक जगह हमारे पास 14 था, 14 में हमने 4 लब्धि जोड़ी, घटाई तो हमारे पास 10 आया। तो 10 और 18 हमारे पास दोनों आबाधाओं का मान निकलने के लिए तैयार है। इसमें से हम इन दोनों का आधा कर लेंगे तो दोनों आबाधाओं का मान निकल जाएगा। यानी कि 10 का हमारे पास जो पहली आबाधा निकली हमारी, वो हमारी हुई 10 का आधा करेंगे तो 5। तो 5 हमारा पहला खंड जो होगा त्रिभुज का, यानी कि पहली भुजा का मान निकल जाएगा, यानी इसका मान निकल जाएगा इस वाली, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो मान होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और जो हमारा दूसरा निकला था 9, दूसरा निकला था हमारा 18, 18 का आधा करेंगे तो 9 निकल जाएगा, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का मान निकल जाएगा। अब आप इनको देख लीजिए सही निकला है कि नहीं निकला है। अब 9 इसका मान यहाँ से यहाँ तक का मान निकला था 9, और यहाँ से यहाँ तक का मान निकला था 5। तो 9 और 5 जोड़ेंगे तो हमारे पास 13 निकल जाएगी। तो सॉरी, 9 और 5 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो 14 हो जाएगा, मतलब हमारे पास जो पूरे का मान जो था वो 14 था, हमारे पास पहले भी स्पष्ट था। अभी जोड़ने के बाद 14 आ रहा है, तो पहले का मान 14 था और आबाधाओं का निकला, यानी कि ये पहली आबाधा होगी हमारी, ये वाली आबाधा पहली होगी और ये वाली आबाधा दूसरी होगी। तो पहली आबाधा का मान 5 निकला, दूसरी आबाधा का मान 14, दूसरी आबाधा का मान हमारे पास 9 निकला। तो 9 और 5 जोड़ देंगे तो टोटल का मान निकल जाएगा, 14 का 14 निकल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों आबाधाओं का मान आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो आपने निकाला आबाधाओं का मान। अब निकालते हैं लंब का मान, यानी कि ये बीच का जो लंब है इसका मान कैसे निकालेंगे। तो जब आपको इसका मान पता है, आपका इसका मान 13 है और इसके प्रथम आबाधा का मान भी पता है आपको, तो इसका मान 5 था, इसका मान 13 था, तो 13 का वर्ग कर लेंगे, 5 का वर्ग कर लेंगे, तो 13 का वर्ग हो जाएगा हमारे पास कितना, 169। ठीक है, और जो आबाधा थी हमारे पास नीचे प्रथम आबाधा, उसका मान था 5, तो 5 का वर्ग हो जाएगा 25। ठीक है, अब इन दोनों का योगांतर कर लेंगे, भुज वर्ग माइनस कोटि वर्ग, तो हमारे पास क्या आता है, कर्ण वर्ग आता है। यह हमने पहले पढ़ा था। ठीक है, इसी सूत्र के अनुसार हम लोग करेंगे, यानी कि भुज वर्ग हमारे पास ये था 13। ठीक है, भुज वर्ग माइनस आधार वर्ग। ठीक है, तो हमारे पास लंब का मान निकल जाएगा। इसको आधार इसलिए कहा क्योंकि इस त्रिभुज की ये आधार हो जाएगा, हालांकि पूरा त्रिभुज का देखेंगे तो ये इसकी प्रथम आबाधा हो जाएगी। ठीक है, तो 169 जो निकला था हमारा इस भुजा का वर्ग, 13 का वर्ग 169, इसको माइनस कर देंगे, इससे माइनस कर देंगे किसको, प्रथम आबाधा का मान 25, 5 का जो वर्ग था 25, उसका 25 को माइनस कर देंगे तो 144 आ जाएगा। अब 144 का यदि मूल ले लेंगे तो इसका 144 का मूल जो आता है कितना आता है, 12 आता है। ठीक है, तो 12 क्या हो जाएगा, यानी बीच की भुजा का मान हो जाएगा, इस भुजा का मान हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब का मान भी ज्ञात हो जाएगा। ठीक
ठीक है। अब लंब का मान ज्ञात हो जाएगा तो क्षेत्रफल आप आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? जो हमारे पास ये देखिए यहाँ सूत्र में यहाँ भी दिया हुआ है, लंब हमारे पास 12 था, ठीक है, और भूमि आधार कितना था हमारे पास 14, ठीक है। तो भूमि को 14 और 12 को गुणा कर लेंगे, ठीक है, और गुणा करने के बाद 2 से भाग दे देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। यानी कि भूमि, इसका जो सूत्र वो है लंब गुणम भूम्यर्धम। लंब हमारे पास कितना है, जो कितना निकला था हमारा लंब, वो निकला था 12। लंब को गुणा करेंगे भूम्यर्ध यानी कि भूमि से, भूमि हमारे पास 14 थी, ठीक। 14 और 12, 14 से 12 को गुणा करेंगे तो जो मान निकलता है हमारा 84 निकलता है, ठीक है। जो मान निकलता है हमारा उसको हम उसका मूल ले लेंगे अंतर करने के बाद, तो हमारे पास क्षेत्रफल निकल जाएगा। यानी उस लंब को हम 14 से गुणा करेंगे और उसका आधा कर लेंगे तो जो हमारे पास क्षेत्रफल 84 निकल जाएगा। लंब गुणम भूम्यर्धम, लंब गुणा भूमि और उसका अर्ध कर लेंगे, आधा कर लेंगे तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो आप इस प्रकार इसको कर लेंगे आराम से। तो हालांकि मुझे लगता है ये विषय आपको समझ आ गया होगा, यदि नहीं आया होगा दोबारा इसको देख लेंगे, आप मुझे बताइएगा।